हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मीनाक्षी और मैं आप सभी का टीचर्स अड्डा के शानदार प्लेटफॉर्म पे बहुत 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 स्वागत करती हूँ। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि टीचर्स अड्डा आप सबके लिए लेके आया है यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी। जी हाँ, आपने सही सुना, टीचर्स अड्डा आप सभी के लिए क्या लेकर आया है, यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी। कि आप अब हमारे साथ जुड़कर यूजीसी नेट अपने कॉमर्स के लिए क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और आइए हमारे साथ जुड़िए और अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई कीजिए, और सिर्फ अपना नेट ही नहीं बल्कि जेआरएफ भी क्वालिफाई करें। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। कल जैसे कि हमारा ओरिएंटेशन क्लास थी, तो कल हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उनका मीनिंग क्या है, उनकी नीड क्यों है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, गैप क्या होते हैं, ये सब हमने स्टडी किया था। गैप क्या है, हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन कौन सी हैं, हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होती हैं, और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 हमारी जो फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है वो कौन कौन सी है। कल हमने उन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी किया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लास नहीं देखी है, वो आप सभी टीचर्स अड्डा पर उनको सब्सक्राइब करके वो क्लास आप देख सकते हैं। और आज हम वहाँ से क्या कर रहे हैं, अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम हमारी जो रिमेनिंग क्लासेस हैं, हमारी जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस है, पोस्टुलेट्स है, वहाँ से आज हम उन्हें क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, जल्दी से लाइव आइए और हम हमारे साथ जुड़िए और हम फिर करते हैं स्टार्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड पोस्टुलेट्स। क्योंकि कल हमने हमारी ओरिएंटेशन क्लास में क्या किया था, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की थी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। देयर आर 3 fundamental accounting concepts. First one is going concern concept जो हमने कल डिस्कस की थी। सेकंड इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और थर्ड वन इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इन सब के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो जो स्टूडेंट्स आज हमारे लिए नए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे अभी हमारे साथ जुड़े हैं, वो उस क्लास को देख ले और फिर जो आज हमारे साथ अभी लाइव रहिए। और आज हम बाकी की जो हमारी रिमेनिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारे साथ जुड़कर अपने यूजीसी नेट को और अपने जेआरएफ को क्वालिफाई कीजिए। आओ स्टूडेंट्स, चलते हैं। आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 हमारे पास 3 अकाउंटिंग फंडामेंटल क्या है, कॉन्सेप्ट्स है, जिनके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज हम हमारी जो रिमेनिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है उनको स्टडी करते हैं। उनमें है हमारी सबसे फर्स्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या है हमारी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? क्या है हमारी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? सेकंड है हमारी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्या है हमारी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? थर्ड है हमारी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्या है अकाउंटिंग पीरियड? फोर्थ है हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या है हमारी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जिसमें से हमारी फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, देन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम 1 बाय 1 इन सभी कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्या कहती है? ये कॉन्सेप्ट कहती है कि हमारे बिजनेस में हमारा जो ओनर है और जो हमारा बिजनेस है वो दोनों क्या है, सेपरेट एंटिटीज है। कि बिजनेस क्या है, अलग एंटिटी है, और जो हमारी कंपनी है और जो हमारा उस कंपनी का ओनर है वो क्या है, एक अलग एंटिटी। यानी कि बिजनेस और उसके ओनर को दोनों को क्या माना गया, एक अलग अलग एंटिटी माना गया। मीन्स टू से इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो हमारे बिजनेस के ओनर्स है उन्हें बिजनेस का क्या माना जाता है, क्रेडिटर माना जाता है। क्या माना जाता है उन्हें, क्रेडिटर। कि बिजनेस की जो पहचान है उसकी अपने मैनेजर से, कि एज पर दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट
and different from its owners, क्रेडिटर्स एंड मैनेजर्स एंड अदर्स। ये कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि इस कॉन्सेप्ट में हमारा जो बिजनेस है उसकी एक अलग पहचान है। किससे? उसके ऑनर्स से, उसके क्रेडिटर से और मैनेजर से। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो हमारे बिजनेस के ओनर हैं उन्हें बिजनेस का क्या माना जाता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर कहाँ तक? जिस हद तक, जिस एक्सटेंट तक उन्होंने कैपिटल में क्या की है? इन्वेस्टमेंट की है। मीन्स टू से कि जिस एक्सटेंट तक कोई भी क्रेडिटर, कोई भी ओनर क्या करता है? हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, उस कैपिटल तक वो पर्सन, उस कंपनी का, उस बिजनेस का क्या माना जाएगा? क्रेडिटर माना जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो हमारे बिजनेस है और उसके जो ओनर है उन दोनों की एक अलग अलग पहचान होती है। ऐसा नहीं है कि जो फंक्शंस हमारे ओनर परफॉर्म करेंगे उसके लिए हम बिजनेस को लायबल कह सकते हैं। नहीं, हमारे बिजनेस की एक अलग पहचान है, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कंपनी क्या है, बिजनेस क्या है, अपने नाम से क्या कर सकते हैं? कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकता है। पर्सन जो बिजनेस का ओनर है वो अपने नाम से हर एक ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, और जो कंपनी है, जो बिजनेस है, वो अपने नाम से क्या कर सकते हैं? कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और अब कंपनी क्या है, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन पर एज ए साइन क्या यूज करते हैं? कॉमन सील यूज करते हैं, जिसपे कंपनी का, हमारे बिजनेस का नाम लिखा होता है। और उस सील को, उस कॉमन सील को एज अ स्टैम्प, एज अ साइन यूज किया जाता है। तो इस तरीके से जो वो सभी फंक्शन जो एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म कर सकता है, वही सभी फंक्शंस हमारी कंपनी भी परफॉर्म कर सकती है। और जिसकी वजह से ही दोनों की जो एंटिटी है, दोनों एंटिटी की जो पहचान है वो क्या है? एक अलग अलग रखी जाती है कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है और जो हमारा उसका ओनर है वो एक अलग एंटिटी है। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो ओनर है उसे जितनी कैपिटल उसने इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में, उतनी कैपिटल तक उसको क्या माना जाता है? उसका क्रेडिटर। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है कि जो कैपिटल बिजनेस ओनर ने बिजनेस में लगाई है उस कैपिटल के ऊपर बिजनेस को क्या देना होता है? इंटरेस्ट देना होता है। और वो बिजनेस के लिए क्या है? एक खर्चा है, एक एक्सपेंस है। और वो, क्योंकि इससे क्या होता है, एक ही टाइम पे बिजनेस के लिए तो वो एक्सपेंस है, लेकिन जो उसका ओनर है उसके लिए वो क्या है? उसकी इनकम है। तो क्योंकि उससे क्या होती है, जो हमारे ओनर है उसकी जो इनकम है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है। तो इसी वजह से, और जो हमारे ड्राइंग होती है, ड्राइंग क्या होती है कि हमारे जो ओनर है बिजनेस में से अपने पर्सनल पर्पस के लिए जो भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं, अपने पर्सनल पर्पस के लिए जो भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं, उस अमाउंट पे उन्हें बिजनेस को क्या देना होता है? इंटरेस्ट देना होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से डेबिट और क्रेडिट किए जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो उसे डेबिट किया जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है, तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं उनकी एक कंप्लीटली सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी जाती है कि बिजनेस के जितने भी हमारे क्या हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो उनको अलग रखा जाएगा। और जो हमारे ओनर्स के हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है कि ओनर्स ने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करी है, उनकी एक अलग बुक होगी, और जो बिजनेस है उसकी सेपरेटली सेट ऑफ बुक्स रखी जाएंगी। दोनों की क्या है? एक अलग अलग पहचान है। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो हमारे बिजनेस है वो एक अलग एंटिटी है, और जो हमारा ओनर है वो क्या है? एक अलग एंटिटी मानी जाती है। ओनर को बिजनेस का क्रेडिटर माना जाता है, कहाँ तक? जहाँ तक उसने उस बिजनेस में अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है। राइट स्टूडेंट्स? तो ये कॉन्सेप्ट थी हमारी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट क्या कहती है? ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच कैन बी डिफाइंड इन मॉनेटरी टर्म्स, राइट? कि हम हमारे बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को और उन्हीं इवेंट्स को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे कि इसमें हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स? हमारे बिजनेस की।
कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि हमारे बिजनेस की जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उन सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को और उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। कि अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन या कोई भी ऐसा इवेंट, चाहे वो बिजनेस के लिए कितना ही इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, चाहे वो हमारे बिजनेस को कितनी ही हद तक इफेक्ट क्यों ना करे, लेकिन अगर हम उस ट्रांजैक्शन या उस इवेंट को मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते, तो उस ट्रांजैक्शन या उस इवेंट को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि हम हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि अगर हमारे बिजनेस में क्या हो गई है, स्ट्राइक हो गई है, जो एम्प्लॉयज़ है वो स्ट्राइक पर चले गए हैं, तो उससे क्या इफेक्ट डलेगा, हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, हमारा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद होगा तो हमारी सेल पे इफेक्ट डलेगा, सेल पे इफेक्ट होगा तो हमारे प्रॉफिट्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा, राइट स्टूडेंट्स। तो एक इवेंट की वजह से, क्या, स्ट्राइक की वजह से हमारे जो पूरा बिजनेस है वो पूरा अफेक्ट हुआ, और तो ये ट्रांजैक्शन हमारे लिए, बिजनेस के लिए क्या हुई, बहुत इंपॉर्टेंट हुई, लेकिन फिर भी उस स्ट्राइक की को हम क्या है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उस स्ट्राइक को हम मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एक और अनदर एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्शन मैनेजर और सेल मैनेजर का झगड़ा हो जाता है, राइट, किसी का भी झगड़ा हो गया हमारे बिजनेस में, तो उसका हमारे बिजनेस के ऊपर क्या पड़ा, अफेक्ट डलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, ये भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट भी कर रहा है, लेकिन इस इवेंट को भी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस इवेंट को हम मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते। तो बेसिकली मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहती है, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड, कि हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, विच कैन बी डिफाइंड इन मॉनेटरी टर्म्स। बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, क्या, कि अगर आप किसी भी इवेंट को मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो तो उसे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, और अगर आप अपनी किसी भी इवेंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो तो आप उस ट्रांजैक्शन को, चाहे वो आपके लिए कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना, आपके बिजनेस को कितना भी अफेक्ट क्यों ना डालते हो, आप उस ट्रांजैक्शन को, उस इवेंट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, राइट, नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट कौन सी कॉन्सेप्ट कहती है, हमारी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, राइट स्टूडेंट्स। अब है हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। वैसे तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमारी क्या कहती है, ये कॉन्सेप्ट कहती है कि, ये कॉन्सेप्ट कहती है कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग पीरियड तक कंटिन्यू रहेगा, राइट। हमने कल गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था कि हमारा जो बिजनेस है लॉन्ग टाइम तक फ्यूचर पीरियड में चलता रहेगा। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि हमारे बिजनेस की ट्रू रिजल्ट्स और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हमें अपने बिजनेस की पूरी लाइफ टाइम को क्या करना चाहिए, कुछ एक टाइम इंटरवल्स, जैसे कि 12 मंथ्स, 1 ईयर में डिवाइड कर देना चाहिए। वैसे तो हमारा बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, उसकी जो ट्रू और एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है वो तभी जानी जा सकती है जब हम उस बिजनेस को परमानेंटली क्या करें, बंद कर दे। यस, किसी भी बिजनेस की ट्रू और एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए क्या करना होगा, हमें पहले उस बिजनेस को बंद करना होगा, फिर ही हम बता सकते हैं कि ये बिजनेस की एक्चुअल और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कितनी थी। लेकिन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, वो क्या कहती है कि हम अपने बिजनेस को क्या करेंगे, कंटिन्यू चला के रहेंगे, हमारे फ्यूचर पीरियड में लॉन्ग पीरियड तक वो क्या है, चलती रहेगी, राइट। तो इसको अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि हमें अपने बिजनेस में जो भी हमारे जो नेट प्रॉफिट है, क्योंकि अगर हम अपने बिजनेस को बिल्कुल बंद करके
फिर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेकआउट करेंगे तो वो हमारे मैनेजर्स के लिए, हमारे शेयर होल्डर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, मतलब जो भी हमारी पार्टीज हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं, जिसका हमारे बिजनेस में क्या है इंटरेस्ट है, उन सब के लिए उसका कोई भी महत्व नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आप अपना बिजनेस बंद कर चुके हो। तो और अगर आपको अपने बिजनेस में कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप उनको कोई भी सजेशंस देने हैं कि जैसे आपका जो प्रॉफिट है वो क्या होता जा रहा था, डाउन हो रहा था, तो आप उसके लिए कोई भी सजेशन नहीं दे सकते, राइट? क्योंकि अब आप तो अपना बिजनेस बंद ही कर चुके हो, राइट? तो इसीलिए ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आई। ये क्या कहती है कि हमें अपने बिजनेस की एक्चुअल के नेट प्रॉफिट जानने के लिए हमें अपने पूरे बिजनेस की जो लाइफ टाइम है उसे छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स यानी कि 12 मंथ्स, 1 साल के टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर देना चाहिए कि 1 साल तक आप अपने पूरी ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करो, पूरा बिजनेस करो, परचेज करो, सेल करो, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आपको करने पूरे 1 साल में करो। 1 साल के बाद अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करो और उसके बाद देखो कि आपने कितनी आपकी कॉस्ट रही, कितने आपके एक्सपेंसेस रहे और कितना आपने इनकम जनरेट करी, कितनी आपकी अर्निंग्स रही, कि कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया और कितना फंड्स आपको फिर रिटर्न्स में मिला। तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्या कहती है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से क्या है, हम अपने बिजनेस को और इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग भी क्या है, ये कंपलसरी है कि वो सभी कंपनीज को अपने जो अकाउंट्स है वो कब मेंटेन करने हैं, 1 अप्रैल से लेकर अगले साल अपना जो भी हमारा कैलेंडर ईयर है उस कैलेंडर ईयर के 31 मार्च को, मतलब हमें अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट करना है? 1 अप्रैल से। कब से स्टार्ट करना है? 1 अप्रैल से। और उसकी एंडिंग कब करनी है? 31 मार्च इन द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। इनकम टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स लॉ भी क्या कहता है कि हमें अपने जो अकाउंट्स है वो कब मेंटेन करने हैं? फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। और फाइनेंशियल ईयर भी कौन सा? जो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो और कब तक चले? हमारे 31 मार्च तक चले। और जिन कंपनीज ने अपने शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करवा रखे हैं उन्हें तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, अपना जो डाटा है वो क्या करना होता है? हर 3 महीने के बाद क्वार्टरली रिपोर्ट्स जो होती है, उनके क्वार्टरली जो रिजल्ट्स होते हैं वो उन्हें हर 3 महीने के बाद क्या करने होते हैं? पब्लिश करने होते हैं। वैसे तो जो इनकम टैक्स लॉ है वो तो क्या कहता है कि हमें अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू करके 31 मार्च तक कंटिन्यू करना है, राइट? और वो कंपनीज जिन्होंने अपने जो शेयर्स है उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा रखा है उन्हें क्या करना है? उन्हें अपने जो भी रिजल्ट्स हैं हर 3 महीने के बाद क्या करने हैं? पब्लिश करने। किस कॉन्सेप्ट की वजह से? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की वजह से, राइट स्टूडेंट्स? अब हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहती है? ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारी एसेट्स के ऊपर डिपेंड है। मींस कि हमारी जो एसेट्स है उन एसेट्स को हमें किस तरह से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन करना है, उनको किस तरह से रिकॉर्ड करना है, ये सब हमें कौन बताती है? हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहती है? एज पर दिस कॉन्सेप्ट एन एसेट is ordinarily recorded in the books of accounts at the price at which it was acquired। Means कि अगर जिस भी प्राइस पे आप अपनी एसेट को परचेज करते हो, जिस भी प्राइस पे आज आपने अपनी किसी भी एसेट को क्या किया है? परचेज किया है, तो आपको उस प्राइस पे ही क्या करना है? उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। क्या कहती है ये कॉन्सेप्ट? कि जिस भी प्राइस पे आज हमने अपनी एसेट को क्या किया है? परचेज किया है, उसी प्राइस पे हमें क्या करना है? उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, बस सिंपल। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यही कहते हैं कि आज आपने मान लो अपनी जो एसेट है उसको क्या है? 20 लाख रुपए में परचेज किया, राइट? हाँ, आपने एक एसेट है, एक मशीनरी है, उसको 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके क्या किया? आज उसको परचेज किया। और परचेज करने के बाद उसको आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने पे रुपीज पे मेंशन करोगे? 20 लाख पे, ठीक है? आपने जो एसेट है वो कितने की परचेज करी?
20 लाख रुपए की परचेज करी, तो आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आपके बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में उसको किस पे शो करोगे? 20 लाख रुपए पे। 20 लाख रुपए पे आपने उसको शो किया, और हर साल उसमें से क्या है, आपका जो डेप्रीशिएशन है उसको माइनस करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हर साल उसको क्या करते रहोगे? शो करते रहोगे, राइट। आज आपने अपनी जो एसेट है उसको कितने में परचेज किया? 20 लाख पे परचेज कर लिया, उसको आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बैलेंस शीट में कितने अमाउंट पे शो करोगे? 20 लाख पे शो करोगे, और फिर हर साल उसमें से जो डेप्रीशिएशन है उसको माइनस करके जो भी आपकी वैल्यू बचेगी उसको आप हर साल शो करते रहोगे, राइट। ये कॉन्सेप्ट बस इतना ही कहते हैं कि आपने अपनी जिस भी एसेट को जितने भी प्राइस पे परचेज किया है उसको उसी कॉस्ट पर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करो। ये मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते कि आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एसेट है उसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना है, बल्कि किस पे रिकॉर्ड करना है? आपकी ओरिजिनल कॉस्ट पर। किस पर रिकॉर्ड करना है? ओरिजिनल कॉस्ट पे। मान लो 2 साल बाद आपकी उस जो हाउस है या जो भी मशीनरी है जो आपने परचेज किया था 20 लाख रुपीस में, उसकी जो मार्केट वैल्यू वो कितनी हो गई है? 60 लाख हो गई है। तो भी आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है, उसको 20 लाख माइनस डेप्रीशिएशन करके जो वैल्यू आएगी उसी पर शो करोगे, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू पे। इस कॉन्सेप्ट में जो हमारी मार्केट वैल्यू है वो टोटली इग्नोर रहती है। क्या रहती है? टोटली इग्नोर, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसी ओरिजिनल कॉस्ट को लेकर चलती है। उसमें से हर साल आपका जो डेप्रीशिएशन है वो डिडक्ट होता रहेगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। यस, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक टाइम पीरियड के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, हमारे बिजनेस के एक टाइम पीरियड के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सभी एक्सपेंसेस हमारे किसके साथ मैच करने चाहिए? हम उसी पीरियड की जो हमारी इनकम है ऑफ सेम पीरियड। बस ये कॉन्सेप्ट क्या कहती है? यही कहती है कि हमारे एक पीरियड के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस हमारे उसी पीरियड की जो इनकम है उसके साथ क्या करने चाहिए? मैच करने चाहिए। क्या कहती है ये कॉन्सेप्ट? मैचिंग। मैच यानी कि एक पीरियड के एक्सपेंसेस और उसी पीरियड के हमारी इनकम, वो दोनों एक दूसरे के साथ मैच करने, यानी कि एक ही पीरियड की इनकम में से ही उसी साल की इनकम में से उसी साल के खर्चे ही एडजस्ट होने चाहिए, राइट स्टूडेंट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहती है? हमारी मैचिंग कॉन्सेप्ट, राइट। क्योंकि अगर हमारी मैचिंग कॉन्सेप्ट होगी, अगर हम एक ही टाइम के एक्सपेंसेस को उसी टाइम की इनकम के साथ मैच करेंगे, एडजस्ट करेंगे, उनको चार्ज करेंगे, तो उससे हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो हमें क्या देगा? एक्यूरेट और ट्रू रिजल्ट्स देंगे। क्योंकि अगर हम आज के जो हमारे मान लो 1 साल के जो एक्सपेंसेस है उसको हम किसी दूसरे साल की इनकम के साथ एडजस्ट करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? हमारे जो नेट प्रॉफिट है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। 1 साल के कम हो जाएंगे और दूसरे साल के बढ़ जाएंगे। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बिजनेस में सही और एक्यूरेट और ट्रू नेट प्रॉफिट जानने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें उसी साल के एक्सपेंसेस को उसी साल की इनकम के साथ एडजस्ट करना होगा। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो उससे क्या इफेक्ट डलेगा? हमारे जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो या तो इंक्रीज हो जाएंगे या तो वो अंडर वैल्यूड होंगे या फिर वो क्या होंगे? ओवर वैल्यूड। तो हमें इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमारी मैचिंग कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। So our next concept is dual concept. Next concept क्या है हमारी? dual concept, right? dual concept क्या कहती है? ये क्या कहती है? ये
These concepts assume that every business transaction is recorded having a dual aspect, कि हमारे बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, हमारे बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है, उन सभी ट्रांजेक्शन का क्या होता है, ड्यूल इफेक्ट। क्या होता है उनका ड्यूल इफेक्ट, कि वो सभी ट्रांजैक्शन एक साइड तो क्या करेंगी, किसी ना किसी अकाउंट को डेबिट करेंगी और दूसरी साइड क्या करेंगी, उसको क्रेडिट, की ये दो अकाउंट को अफेक्ट करती है, दो डबल इफेक्ट रहता है। हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन है, चाहे कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी ट्रांजैक्शन आप अपने बिजनेस में परफॉर्म करते हो, तो उन सभी ट्रांजैक्शंस का क्या रहेगा, ड्यूल इफेक्ट रहेगा। क्या रहेगा, ड्यूल इफेक्ट, यानी कि वो एक ही टाइम पे अगर कोई एक ट्रांजैक्शन एक ही टाइम पे किसी एक अकाउंट को डेबिट करेगी, तो वो दूसरे अकाउंट को क्या करेगी, क्रेडिट, डेफिनेटली। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो हमारा बैलेंस शीट है उसका जो टोटल है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल, कि हमारी बैलेंस शीट का जो टोटल है वो इक्वल किस कॉन्सेप्ट की वजह से होता है, ड्यूल कॉन्सेप्ट की वजह से। किस कॉन्सेप्ट की वजह से होता है, ड्यूल कॉन्सेप्ट। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो भी इसी कॉन्सेप्ट की वजह से इक्वल रहती है, यानी कि इस कॉन्सेप्ट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही हमारी जो लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल ऑलवेज किसके इक्वल आता है, हमारी एसेट्स के इक्वल। यहाँ से आप कैपिटल की कैलकुलेशन भी कर सकते हो, जैसे कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, कैपिटल भी कैलकुलेट कर सकते हो, एसेट्स भी कैलकुलेट कर सकते हो और लायबिलिटी भी, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को क्या करती है, होल्ड करती है, और हमारे बैलेंस शीट की जो बैलेंस है उन दोनों की जो दोनों साइड्स है उसको क्या करती है, इक्वल। अब हम बात करते हैं, अब तक जो हमने स्टडी किया वो सारी की सारी कॉन्सेप्ट क्या आती है, हमारी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स थी। कॉन्सेप्ट्स मीन्स विच आर द बेस और फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर। अब हम बात करेंगे हमारे अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स की या फिर हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस की। अब हमारे अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स क्या होते हैं या हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तो हमारा क्या है, बेस है। क्या है, बेस है, फंडामेंटल है किसका, हमारे अकाउंटिंग प्रोसीजर का। लेकिन जो हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस है, हमारे जो अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स है, वो क्या होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड या कॉमन प्रैक्टिस। क्या होती हैं ये, हमारी जनरली एक्सेप्टेड और कॉमन प्रैक्टिस। तो हमारे पास जो अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स हैं या अकाउंटिंग जो हमारी कन्वेंशंस है वो हमारे पास क्या 3 टाइप्स हैं उनके, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी एंड कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। हमारे पास जो पोस्टुलेट्स है वो सिर्फ 3 पोस्टुलेट्स हैं। उनमें से फर्स्ट क्या है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, सेकंड है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, थर्ड है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। तो आइए स्टूडेंट्स वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ये कन्वेंशन क्या कहती है, ये कन्वेंशन कहती है कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशंस हैं, हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, हमें उनका क्या करना चाहिए, फुली डिस्क्लोज। यस, हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशंस है, हमें उनका कंप्लीटली क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज। रिक्वायर्स दैट
all significant information of economic affairs of the business should be completely disclosed. ये क्या कहते हैं कि disclosing of material facts doesn't mean leaking out the secrets of the business. ये कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितने भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशंस है ना, हमें उन सभी का अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करना चाहिए, फुल्ली डिस्क्लोज करना चाहिए. राइट स्टूडेंट्स, क्या करना चाहिए, हमें उनका फुल्ली डिस्क्लोज करना चाहिए. लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं कहती कि इस कॉन्सेप्ट की वजह से हम क्या करें, अपने जितने भी सीक्रेट्स हैं उनको क्या करें, लीक करें. नहीं, ये कॉन्सेप्ट ऐसा बिल्कुल नहीं कहती. ये कॉन्सेप्ट सिर्फ क्या कहती है कि हमारे जितने भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, क्या है, जो हमारी क्या है सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, उन सभी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन को हमें क्या करना चाहिए, कंप्लीटली डिस्क्लोज. लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम हमारे जितने भी रिजर्व्स हैं उन सबको भी क्या करें, लीक कर दे. नहीं, हमें सिर्फ जो सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है उसे क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, और जो हमारे सीक्रेट्स हैं उन्हें डिस्क्लोज नहीं करना है. इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो हमारी कंटीजेंट लायबिलिटीज़ हैं उसे हम क्या करते हैं, अपने बैलेंस शीट में एज अ फुटनोट शो करते हैं. क्या करते हैं, एज अ फुटनोट. क्योंकि हमारे बिजनेस में बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिन्हें हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपने हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो नहीं कर सकते, तो उन इंफॉर्मेशंस को हमें एज अ फुटनोट शो कर देना चाहिए. किस कॉन्सेप्ट की वजह से, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर. क्योंकि कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है, अब आप ये कहेंगे कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है. कंटीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी आपकी वो लायबिलिटी होती है जो प्रेजेंट में तो आपकी लायबिलिटी नहीं है, जो प्रेजेंट में तो आपकी लायबिलिटी नहीं है, लेकिन एक फ्यूचर डेट पर वो आपकी लायबिलिटी ज़रूर बन सकती है. क्या, कंटीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी जो प्रेजेंट में तो आपकी लायबिलिटी नहीं है, लेकिन एक फ्यूचर डेट पे, किस पे, एक फ्यूचर डेट पर आपकी वो लायबिलिटी हो सकती है. तो ऐसी इस तरह की इंफॉर्मेशन जो हमारे बिजनेस को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हमें एज अ फुट नोट बैलेंस शीट में शो कर देना चाहिए. सेम वैसे ही हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर उनकी जो मार्केट वैल्यू वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन की जो क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है वो तो हमारे बैलेंस शीट में शो होती है, लेकिन उनकी जो मार्केट वैल्यू है उसको भी हमें क्या करना चाहिए, हमारे बिजनेस में बैलेंस शीट में एज अ फुटनोट शो कर देना चाहिए. क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशंस हमारे बिजनेस को क्या करती है, अफेक्ट करती है. और ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इनको हम क्या है, हमारे बैलेंस शीट में, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें इनको एज अ फुट नोट क्या करना चाहिए, शो कर देना चाहिए. राइट स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर. अब हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट कन्वेंशन, दैट इज कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी. कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के अपोजिट बात करती है. ये कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के अपोजिट बात करती है. कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ने क्या कहा कि हमें सारी जो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है उन्हें शो करना चाहिए. और कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी क्या कहती है कि जो इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशंस है, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट डालती है, इररेलेवेंट है, उन्हें हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करना चाहिए. डिस्क्लोजर क्या कहता है, सभी इंफॉर्मेशन, चाहे वो इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो रेलिवेंट है, सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, तो उसे हमें फुल्ली डिस्क्लोज करना चाहिए. और मटेरियलिटी क्या कहते हैं कि इनसिग्निफिकेंट, ऐसी इन्फॉर्मेशंस जिनका हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट है, जो क्या है हमारे बिजनेस के लिए एक तरीके से इररेलेवेंट है, उन्हें हमें बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए. क्योंकि अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स आर आइदर लेफ्ट आउट और मर्ज्ड विद द अदर आइटम्स. ये कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि जो अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स होती है, उन अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स को हमें या तो छोड़ देना चाहिए, या फिर जो हमारी दूसरी आइटम्स है उसके साथ
मर्ज कर देना चाहिए, ताकि जिससे हमारी जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं उसकी अननेसेसरी ओवरबर्डन ना हो। क्या ना हो कि क्योंकि अगर हम उन्हें मर्ज कर देंगे, अगर हम उन्हें मर्ज नहीं करते हैं तो उससे हमारा जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स की जो इन्फॉर्मेशंस है वो क्या हो जाएंगी, फालतू में बढ़ जाएंगी। तो मटेरियलिटी ये कॉन्सेप्ट कहती है कि हमें टोटली जो इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशंस है उन्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करना चाहिए, राइट। अब हम बात करते हैं लास्ट कंसेप्ट है हमारी, लास्ट कन्वेंशन है, वो क्या है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कॉन्सेप्ट क्या कहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट के एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट के, इस कन्वेंशन के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो हम अब इसी जो हमारी क्या है लास्ट कन्वेंशन है, इसके बाद आपका जो चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहते हैं कि जितने भी हमारे एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं, मींस एंटिसिपेटेड लॉसेस मींस कि वो लॉसेस जो आज तो आपके लॉस नहीं है लेकिन एक फ्यूचर डेट पर आपके लॉस हो सकते हैं, ऐसे लॉसेस जो एक फ्यूचर डेट पर आपके लॉस हो सकते हैं, उन सभी लॉसेस के लिए आपको पहले ही प्रिपेयर रहना चाहिए, पहले ही रेडी रहना चाहिए। उनके लिए प्रोविजंस बनाकर, क्या करके उनके लिए आप प्रोविजन बनाएं कि जितने भी आपके ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उनके लिए आप पहले ही तैयारी रखो, ताकि फ्यूचर में अगर वो लॉस होते भी हैं तो आपके ऊपर उनका इतना ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। और जितने भी हमारी एंटिसिपेटेड इनकम है, एंटिसिपेटेड इनकम वो इनकम जो प्रेजेंट में तो आपकी इनकम नहीं है लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली आपको वो इनकम हो जाएगी। तो ऐसी इनकम को हमें तब तक इग्नोर करना चाहिए जब तक वो हमें एक्चुअल में रियलाइज नहीं होते। यानी कि अगर जो आपके लॉसेस है और जो आपके एक्सपेंसेस हैं अगर वो आपको लगता है कि ये फ्यूचर में होने वाले हैं तो उनके लिए तो आप आज ही से तैयारी शुरू कर दो और उसके लिए क्या बनाओ, प्रोविजंस बनाओ। जैसे कि डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है कि हमने क्रेडिट पे सेल की, ठीक है, बिजनेस में हमने क्रेडिट पे सेल करी तो उसमें से कुछ कस्टमर हमारे ऐसे भी होंगे जो हमारे बैड डेट हो सकते हैं, तो उसके लिए आप पहले ही क्या कर दो, अपना प्रोविज़न बना के उसके लिए तैयार रहो। और कोई भी ऐसी इनकम जो है तो आपकी इनकम, आप श्योर हो कि आपको वो इनकम होगी, लेकिन फिर भी हमें उस इनकम को तब तक अपना मान के नहीं चलना है जब तक वो हमें एक्चुअल में रियलाइज नहीं हो जाती है। अपोजिट बातें करते हैं, इनकम को मानना नहीं है चाहे वो आपको एक्चुअल में हो भी रही है, जब तक आपके हाथ में वो इनकम नहीं आ जाती तब तक उसको इग्नोर करना है। और लॉसेस जो है ही नहीं लेकिन होने के चांसेस हैं, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, उन सभी को आपको क्या करना है, पहले ही उनके लिए प्रोविजन बना के रखना है। ये कौन सी कॉन्सेप्ट कहती है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो इट मीन क्या है कि इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, कि हमें सेफ साइड पे चलना है। क्या करना है, हमें सेफ साइड पे चलना है कि इनकम है तो मत मानो, लेकिन लॉसेज है तो उसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर दो आज ही से, ताकि फ्यूचर में आपके ऊपर इतना इफेक्ट ना पड़े। तो दैट्स ऑल अबाउट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए टीचर्स अड्डा 247 पे। थैंक यू सो मच।